मार्केट गुरु सीरीज में आज हमारे साथ बहुत खास मेहमान हमारे स्टूडियो में रामदेव अग्रवाल, चेयरमैन मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज और इंडिया के वॉरेन बफेट के नाम से इनको जाना जाता है। उनसे काफ़ी प्रभावित रहते हैं और वैल्यूएशंस को लेकर काफ़ी इनका फोकस रहता है। मार्केट साइकिल्स को लेकर काफ़ी अच्छी पकड़ रहती है। रामदेव जी के बारे में एक और चीज़, रामदेव जी नॉर्मली मार्केट को डे टू डे पर ट्रैक नहीं करते हैं। कई बार वो उल्टा जब उनसे बात होती है तो पूछते हैं कि अच्छा निफ्टी कहाँ पर है, मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं ट्रैक नहीं करता हूँ इसको। रामदेव जी, सबसे पहले तो हमारे लिए समय निकालने के लिए शुक्रिया और खासतौर से हमारे स्टूडियो में आने के लिए शुक्रिया। बहुत इंटरेस्टिंग आप एक चीज़ बोल रहे थे ब्रेक, ये जब चर्चा शुरू हुई थी उससे पहले आप कह रहे थे कि करेंसी को लेकर आपका एक काफ़ी इंटरेस्टिंग व्यू ले रहा है, वो एक बहुत बड़ा ट्रिगर हो सकता है इंडियन मार्केट के लिए। जरा उसको एक्सप्लेन करेंगे प्लीज। देखिए, करंट अकाउंट डेफिसिट जो था इस साल के शुरू में काफ़ी ऊंचा था बिकॉज यूक्रेन हुआ, ऑयल $90-95 हो गया, $100 हो गया, थोड़ा एक्सपोर्ट भी थोड़ा स्लो डाउन था। सो करंट अकाउंट डेफिसिट लिटरली 3% के आसपास हो गया, 3-3.5% आसपास। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे सर्विसेज एक्सपोर्ट्स पिकअप हुए, इवन मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट भी अच्छा किया और ऑयल के दाम भी गिरे, तो वो सब एक साथ हो गया। और अभी क्वार्टर 4 में मेरे ख्याल से प्लस माइनस टाइप का है, लाइक करंट अकाउंट डेफिसिट इज जस्ट अबाउट मे बी 0.5% और मे बी फ्लैट or maybe one small surplus. That number is I am yet to see. But उसी कारण से क्या हो रहा है कि आपका रुपी जो है, जो हर साल 3-4% गिरता है अगेंस्ट डॉलर, वो हो सकता है कि ये मतलब मैंने कुछ साल के लिए यहीं रुक जाए। क्योंकि आरबीआई तो चाहेगा कि 80-82 रुपये रहे ताकि एक्सपोर्ट को सफरिंग ना हो, है ना। लेकिन इस प्रोसेस में क्या होगा, आपका जो इनफ्लो जो है वो बढ़ते आएगा। सो वापस फॉरेक्स रिजर्व जो घट के 650 से 550 हो गया था, ऑलरेडी 585-590 हो गया है और हर हफ्ते बढ़ते जा रहा है। तो अब जैसे इस साल में मान लो आपका नॉमिनल जीडीपी 12% से बढ़ता है, तो डॉलर जीडीपी ग्रोथ भी 12% हो जाएगा क्योंकि आपका ट्रांसलेशन में लॉस नहीं होगा। सो आपका परचेजिंग पावर स्टेबल रहेगा, बढ़ेगा तो नहीं लेकिन स्टेबल होगा। इससे इन्फ्लेशन के ऊपर भी अंतर पड़ सकता है क्योंकि आपका 3-4% जो हर साल डिक्लाइन होता है, इंपोर्ट का कॉस्ट बढ़ता है। हर चीज़ डॉलर है, जो आपको कंप्यूटर है वो भी इम्पोर्टेड ही है। सो यदि मान लो 4% ना बढ़े भाव बिकॉज ऑफ डिक्लाइन, तो वो उसके कारण से क्या होगा, इन्फ्लेशन ही आपका नीचे हो जाएगा। इन्फ्लेशन नीचे होगा तो इंटरेस्ट रेट नीचे हो जाएगा, फिर वो पूरा साइकिल जो है। लेकिन उससे रामदेव जी उसका एक कॉरोलरी है कि जो इंडियन मार्केट का इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फैक्टर रहा है पिछले साल तो नहीं लेकिन ओवरऑल आईटी स्पेस, उसकी टेलमेंट खत्म हो गई, लेकिन उससे थोड़ा इम्पैक्ट आएगा उसको लेकर? नहीं, डेफिनेटली कि भाई जो आपका एक्सपोर्ट मान लो 12% से था, ग्रोथ 13% से था ऑन अ बेस ऑफ से 200 बिलियन, 12% मतलब 22-25 बिलियन था। ठीक है, 25 बिलियन ही आएगा, 25-27 बिलियन ही एक्स्ट्रा आएगा। सो क्लियरली ग्रोथ रेट जो 12% था वो 7-8% हो जाएगा। सो $2-4-5 बिलियन का वहाँ कमी होगा। लेकिन आपके जो दूसरे सर्विसेज एक्सपोर्ट्स हैं, एंसिलरी बिजनेस सर्विसेज जो कैप्टिव्स खोल रहे हैं बड़े बड़े 50,000 लोग के, 60,000 लोग के, उधर मोमेंटम बहुत ज़्यादा है। सो टोटल सर्विसेज एक्सपोर्ट्स इस साल बहुत सरप्राइजिंग था, 30% के आसपास है, मतलब 250 बिलियन वाला 350 बिलियन हो गया। अब अगले साल सर्विसेज एक्सपोर्ट इन टोटल विल इट गो अप बाय 10%, 15%? मेरे को उतना आइडिया नहीं है, बट वी हैव टू वॉच एज वी गो फॉरवर्ड। ओके, क्योंकि आपने इसकी रुपए की बात की, इसमें एक और इक्वेशन जुड़ जाती है फिर एफआईआईस, क्योंकि एफआईआईस के लिए तो म्यूजिक होगा अगर उनको ये लगे कि रुपी डिप्रिशिएट नहीं कर रहा है। तो क्योंकि वो एक उनको एक फाइट करना होता है कि जितना भी वो गेन करेंगे उसमें 4% तो करेंसी डिप्रिशिएशन निकल जाता है। तो क्या और एक आपने एक चीज मुझे लास्ट टाइम कही थी कि जो एफआईआईस की एग्जिट है वो जितनी रही है उससे ज्यादा पेनफुल उनकी री एंट्री होगी। तो आपको लग रहा है कि अगले 2 साल में इन्विटेशन भेज दिया आपने? इन्विटेशन जा चुका है आपके? इन्विटेशन जा चुका है मेरे हिसाब से। कभी भी अर्निंग्स में थोड़ा सरप्राइज दिखे, थोड़ा स्ट्रेंथ दिखे, कोई एक्सटर्नल इवेंट कुछ भी हो, ऑयल का प्राइस गिर जाए, यूक्रेन वॉर सलट जाए, सीज फायर हो जाए, कुछ भी, व्हाट एवर रीजन, यदि थोड़ा सा अर्निंग्स में बूस्ट मिले, थोड़ा कॉन्फिडेंस आए इमर्जिंग मार्केट्स में, आई थिंक दे वुड लाइक टू कम बैक टू इंडिया। क्योंकि देखिए, इंडियन स्टोरी जैसा कोई स्टोरी है नहीं, इमर्जिंग मार्केट में तो है ही नहीं। चाइना का स्टोरी बहुत बढ़िया था, उनसे बहुत लोगों को सीखा, हम लोग भी सीख रहे हैं, लेकिन वहाँ स्टॉक मार्केट स्टोरी नहीं हुआ। तो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्टॉक मार्केट ग्रोथ, दीज आर 2 डिफरेंट थिंग्स। समहाउ चाइना में ये काम नहीं हुआ है, वहाँ पैसे बने नहीं समाज में। इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ चाइना से बहुत स्लो था, बट फिर भी बहुत अच्छे पैसे बने, क्योंकि यहाँ कॉर्पोरेट कल्चर, यहाँ का जो जस्टिस सिस्टम है, लीगल सिस्टम है, वो मतलब यानी कॉर्पोरेट्स के ऊपर काफ़ी भरोसा करते हैं इकोनॉमी। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो स्टोरी है इंडिया का, ऐसी इतनी बड़ी स्टोरी कहीं पर है नहीं। 3.5 ट्रिलियन से 7 ट्रिलियन 6-7 साल में फ्लैट,
ऐसा इतना हाई प्रॉबिलिटी, मतलब 99% प्रॉबिलिटी के साथ में आपका 6 से 7 साल में 3.5 ट्रिलियन बढ़ना, ऐसा बहुत कम जगह है। तो आपका 10% बनेगा या 12% बनेगा, 15% बनेगा एट इंडेक्स लेवल, वो देखने का है। लेकिन इस टाइप का प्रेडिक्टेबल हाई विजिबिलिटी स्टोरी बहुत कम है। सो एफआईज यदि करेंसी स्टेबल हो गया तो दे शुड बी हेवन फॉर देम। रामदेव जी, आप एक बात हमेशा मुझे जो आपकी मुझे अच्छी लगी थी, आपने हमेशा मुझे सिखाई भी थी कि आप कभी भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक चीज़ देखते हैं कि डाउनसाइड कितनी है उसमें, उसके बाद वो आपको प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि अपसाइड तो अनलिमिटेड होती है। तो इंडियन मार्केट में इस समय यहाँ से आपको डाउनसाइड कितनी लग रही है? क्योंकि हम 16,800 तक गए, मुझे पता आप निफ्टी लेवल्स नहीं ट्रैक करते, लेकिन 16,800 17,000 तक गए और वहां से एक अच्छी रैली हमने 18,000 तक की देखी है। तो क्या ये मान लें कि वो 16,800 17,000 एक बेस रहेगा मार्केट का? आई वुड थिंक सो, क्योंकि देखिए आपका, मैं तो ईपीएस से देखता हूँ भाई, ईपीएस नेक्स्ट डे 9.25 से 9.5 बीच आ रहा है। ऑप्टिमिस्ट आ रहे 950, पेसिमिस्ट आ रहे 925, तो मतलब समझ लीजिए उसके आसपास ही कहीं पर गिरेगा 930 935 समझ लो आप। तो आपका मतलब यू आर ट्रेडिंग करंट ईयर 23-24 एट लेस देन 20 टाइम्स, मतलब 18-19 टाइम में आप ट्रेड कर रहे हैं। तो इसमें गमाने का मतलब ठीक है 15-16 भी आ सकता है, आने का तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन तो बहुत डाउन साइड बहुत लिमिटेड है, वेरी लिमिटेड। अप साइड पोटेंशियल बहुत है, क्योंकि आप इस साल आपको यदि 15-17% ग्रोथ है, अगले साल फिर से उस समय टाइप का ग्रोथ बन रहा है। तो आपका डाउन साइड 10% है, अप साइड 20-25-30% दिख रहा है। इस टाइप का 1:3 का गेप दिख रहा है। ये इनफैक्ट मैं आपकी जो रिसर्च टीम है उनका एक इस बार का नोट पढ़ रहा था अर्निंग्स का, कि काफी क्वार्टर्स के बाद शायद अर्निंग्स अपग्रेड्स स्टार्ट होंगे। आपको कॉन्फिडेंस है? क्योंकि वो एक जो अपग्रेड्स हैं वो एक मिराज रहे हैं हमारे लिए, वो मतलब वो आए नहीं है। हम हर बार कहते हैं कि शायद अर्निंग्स अपग्रेड्स आएंगे, लेकिन आ नहीं रहे हैं। इस बार के क्वार्टर को देख के, एक्सेप्ट आईटी को छोड़कर बाकी देखकर लग रहा है कि शायद अर्निंग्स अपग्रेड्स शायद आ सकते हैं। देखिए इकोनॉमी में टॉप लाइन मोमेंटम तो है, आप देखो इवन 22-23 में 15-16-17% टॉप लाइन ग्रोथ है। प्रॉब्लम वाज द मार्जिन, मतलब कॉस्ट इन्फ्लेशन जो था, कॉमोडिटी इन्फ्लेशन था, वो सब दे वर नॉट एबल टू पास ऑन कॉर्पोरेट्स। अब धीरे धीरे वो भाव भी बढ़ा रहे हैं और कॉमोडिटी प्राइसेस भी नीचे आते आ रहे हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब कई कंपनी से हम बात करते हैं, सब लोग बोलते हैं कि सर बेस्ट द मार्जिन इज गोइंग टू बी नाउ कमिंग इन Q1 Q2 एज थिंग्स आर स्टेबलाइजिंग। एंड एक्चुअली कई जगह तो मतलब जैसे फ्रेट था यहाँ से इंडिया से अमेरिका, एयर फ्रेट जो करते थे मेडिसिन वगैरह, अर्लियर दैट यूज्ड टू बी 20-30% प्रीमियम, नाउ देयर इज अ 10-15% डिस्काउंट ऑन द रैक रेट। सो इस टाइप का काफ़ी डिक्लाइन हुआ है कई चीज़ जगह। आई हियर वेरी फ्यू रॉ मटेरियल आइटम्स वेयर एक्चुअली प्राइसेस आर गोइंग अप। तो उसी कारण से मुझे लगता है कि बिकॉज इकोनॉमी 6-7% का ग्रोथ है, तो आपको टॉप लाइन तो आएगा, कंजम्पशन आएगा। वेदर कॉर्पोरेट्स आर प्राइसिंग पावर नॉट, दैट डिपेंड्स ऑन द कमोडिटी प्राइसिंग। ठीक है। अच्छा, अब कुछ बड़े सेक्टर्स